हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बीपीएससी का एक श्रृंखला शुरू किया है जिसमें हम उसके सारे पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस श्रृंखला में हम शुरू कर रहे हैं आज 53वीं से 55वीं बीपीएससी का प्रिलिमिनरी का पेपर। इसका कंप्लीट सोल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में सरगावाला गांव के पास भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1954 में एस आर राव ने की थी। यहाँ से एक विशाल गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड, जिसे हम बंदरगाह भी बोलते हैं, मिला है। इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का समुद्र मार्ग से व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वो कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त, जिसका शासनकाल था 455 से 467 ईस्वी पूर्व। इस समय भारत पर बर्बर हुनों का भयंकर आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त ने अत्यंत वीरता से हुनों का सामना किया और उन्हें बुरी तरह पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इस विजय के उपरांत उन्हें विक्रमादित्य नहीं, सिर्फ क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसे संबंधित एक फैक्ट पूछा जाता है कि भीतरी स्तंभ लेख, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है, इसमें स्कंदगुप्त और हुनों के बीच हुए भीषण युद्ध का वर्णन मिलता है। किस स्तंभ लेख में? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख में। ठीक है। और जूनागढ़ का जो अभिलेख है, इस अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए चक्रपालित को नियुक्त किया था। और एक फैक्ट याद रखना है कि हुण शासक कौन था उस समय? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रमुख हुण नेताओं में खुशनवाज और बाद में तोरमान तथा मिहिरकुल प्रमुख थे। नेक्स्ट है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का मतलब है राजाओं की नदी। ये संस्कृत भाषा में रचित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसकी रचना कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में की थी। राजा जय सिंह के शासनकाल में ये पूरा हुआ था। राजा जय सिंह के शासनकाल में ये बना था। इस पुस्तक में प्रारंभिक काल से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। किसका इतिहास का वर्णन है? तो इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। इससे संबंधित और कुछ फैक्ट याद रखिए कि राजतरंगिणी को भारत की पहली ऐसी पुस्तक माना जाता है जिसमें आधुनिक इतिहास लेखन के नियमों का पालन किया गया है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं और लगभग 8000 श्लोक हैं। बाकी के विकल्पों को आप देख लीजिए। ये अर्थशास्त्र जो दिया है इसे चाणक्य या कौटिल्य ने लिखा था। चाणक्य या कौटिल्य द्वारा ये राजनीति और प्रशासन पर संबंधित ग्रंथ है। उसके बाद आप पुराण देखिए, इनकी संख्या कितनी है? 18। इसमें प्राचीन राजवंशों की वंशावली मिलती है। और इंडिका किसने लिखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने इस पुस्तक को लिखा था। मेगास्थनीज ने लिखा था इस पुस्तक को। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात के गिरनार से शक शासक रुद्रदामन प्रथम का एक प्रसिद्ध अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 150 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। इसमें रुद्रदामन की विजयों, उसके व्यक्तित्व और सबसे महत्वपूर्ण सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण दिया गया है। ये कहाँ पे है? गुजरात के गिरनार में या जूनागढ़ में भी कह सकते हैं। उसके बाद इससे संबंधित एक फैक्ट याद रखना है कि जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा और गद्य काव्य शैली में लिखा गया भारत का पहला सबसे लंबा और प्रमाणिक अभिलेख माना जाता है। इस सिंगल अभिलेख में सुदर्शन झील के इतिहास से जुड़े 4 शासकों के नाम मिलते हैं। कौन कौन सा, मैं वहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो पॉज करके। इसमें पहला शासक जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने झील का निर्माण कराया। दूसरे थे अशोक, जिन्होंने झील से नहरें निकलवाई। तीसरा रुद्रदामन, जिन्होंने बिना बेगार या जनता पर अतिरिक्त कर लगाए निजी खर्च से बांध बनवाया। और उसके बाद चौथे थे स्कंदगुप्त, जिन्होंने पुनः जीर्णोद्धार कराया था। बाकी जो आप देख सकते हैं ये भीतरी अभिलेख जो है इसमें स्कंदगुप्त का वर्णन है। नासिक गुहा अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी का
वर्णन है और सांची अभिलेख में अशोक का वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम और दामाद था, जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश या मामलुक वंश की स्थापना की थी, जिससे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी और उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि सिपह सलार और मलिक के पदों से ही शासन किया था। इसने राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी, और इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसके साथ कुछ और फैक्ट याद रख सकते हैं आप लोग कि ऐबक को उसके अत्यधिक दानशीलता के कारण लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाला। और कुरान ख्वां भी कहा जाता था। कुरान ख्वां का मतलब सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने वाले को कुरान ख्वां बोला जाता है। उससे संबंधित है स्थापत्य कला, जिसमें उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। वर्ष 1210 में इसकी मृत्यु हुई थी। कैसे? लाहौर में ही हुई थी इसकी मृत्यु, चौगान खेलते समय। चौगान मतलब पोलो खेलते समय। पोलो घोड़े पर बैठ के हॉकी खेलने जैसा ये ऐसा है, आप समझ सकते हैं। और यदि एग्जाम में आपसे पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन था गुलाम वंश का, तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश, क्योंकि उसने राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की और सुल्तान के पद की वैधानिक स्वीकृति भी ली थी। और सिर्फ ऐसा पूछे कि प्रथम शासक कौन था, तो वो उसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने से पहले यानी कि 1296 ईस्वी में और सुल्तान बनने के बाद यानी कि 1307 से 1308 ईस्वी के बीच देवगिरी पर आक्रमण किया था, और उस समय वहाँ का यादव वंशीय शासक रामचंद्र देव था। इस अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने किया था, और राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया और इन्हें राय रायन की उपाधि दी थी और 6 महीने तक दिल्ली में अतिथि बनाकर रखा और गुजरात का नौसारी जिला जागीर के रूप में दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अकबर ने। मुगल सम्राट अकबर ने अपनी उदार और धार्मिक सहिष्णुता की नीति सुलह ए कुल के तहत, किसके तहत? सुलह ए कुल के तहत 1563 ईस्वी में हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ कर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। इससे संबंधित कुछ फैक्ट आप याद रखिए कि अकबर के लगभग 3 क्रांतिकारी या यूँ कहें सामाजिक या धार्मिक सुधार थे। पहला था 1562 ईस्वी में, इसमें दास प्रथा का उसने अंत कर दिया। उसके बाद था 1563 ईस्वी, इसमें तीर्थ यात्रा का जो कर था समाप्त कर दिया। उसके बाद था 1564 ईस्वी, इसमें जजिया कर समाप्त कर दिया था 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल था। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक को अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। उसने दिल्ली में दारुल सफ़ा नामक एक मुफ्त या खैराती अस्पताल की स्थापना की थी। इस अस्पताल में कुशल हकीम और डॉक्टर नियुक्त थे जो मरीजों को मुफ्त और भोजन देते थे। इसने जैसे फिरोज शाह तुगलक ने अन्य प्रसिद्ध कल्याणकारी विभाग की स्थापना किया था, जैसे कि एक था दीवान ए खैरात। इसमें क्या होता था कि गरीब मुस्लिम लड़कियों, अनाथों और विधवाओं के विवाह एवं आर्थिक मदद के लिए ये दान विभाग बनाया था। एक था दीवान ए बंदगान, तो ये किसके लिए था? तो दासों की देखरेख के लिए विशेष विभाग था। इसके पास लगभग जो दासों की संख्या थी वो थी 1,80,000 इसमें दास थे। उसके बाद एक रोजगार दफ्तर करके भी बनाया था उसने, जिसमें बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने के लिए एक रोजगार ब्यूरो जैसा कुछ बनाया था। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जमींदारों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त क्या था? इसको इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। यह ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च
1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश सरकार ने भूमि का मालिकाना हक सीधे जमींदार को दे दिया और जमींदार निश्चित तिथि यानी कि सूर्यास्त कानून तक सरकार को तय लगान देने की उत्तरदायी थे। लगान का विभाजन कैसा था? तो वसूल किए गए कुल भू राजस्व का 10/11 भाग ये जाएगा ब्रिटिश कंपनी को और 1/11 भाग ये जाएगा जमींदार को। और जमींदार ये अपने स्वयं अपने खर्च और मुनाफे के लिए इसे रखता था। सूर्यास्त का नियम इसी से संबंधित है। यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकारी खजाने में लगान जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इसके साथ एक और फैक्ट याद रखना है, यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 19%, इसको अगर आप मिला लें तो ये 19% हिस्से पर ही लागू थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस और उत्तरी कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल था। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी कब? 31 मार्च 1867 को बम्बई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। इस संस्था की स्थापना मुख्य प्रेरणा ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता केशव चंद्र सेन की बम्बई यात्रा थी। इससे संबंधित एक और चीज़ याद रख सकते हैं आप कि वर्ष 1869 में इस संस्था से महादेव गोविंद रानाडे जुड़े और उनके जुड़ने के बाद प्रार्थना समाज का प्रभाव बहुत ही व्यापक हो गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो जाति प्रथा का विरोध, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि के खिलाफ आधुनिक चेतना जगाने के कारण भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उन्हें उपाधि कौन कौन सी दी गई थी? तो उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, अतीत और भविष्य का मध्य सेतु कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत भी कहा था। राजा की उपाधि कैसे मिली थी इन्हें? तो उन्हें राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने दी थी राजा की उपाधि। इन्होंने राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की उन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 के रेगुलेशन के एक 17वें पॉइंट में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद कांग्रेस के भीतर असंतोष पैदा हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उसमें वहाँ पे स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। और महासचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है, मैडम HP ब्लात्वस्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में यूएसए के किस शहर में किया गया था? तो ये न्यूयॉर्क में किया गया था। किसने किया था? तो एक रूसी महिला थी, मैडम हेलेना पेट्रोवाना ब्लात्वस्की, और अमेरिकी सैन्य अधिकारी थे एक कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट। तो स्टील ऑलकॉट और ब्लात्वस्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक को जब ब्रिटिश सरकार द्वारा राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा देकर म्यांमार, जो कि वर्मा की उस समय राजधानी थी, वहाँ के मांडले जेल में रखा गया था। कहाँ? मांडले जेल में रखा गया था। कब से कब तक? तो 1908 से 1914 तक रखा गया था। तो उन्होंने जेल के भीतर ही गीता रहस्य यानी कि श्रीमद् भागवत गीता रहस्य नामक कालजयी पुस्तक मराठी भाषा में लिखी थी। इनकी अन्य रचनाएं आप याद रख सकते हैं कि पहला था द आर्कटिक होम इन द वेदास और ओरायन। और इनके समाचार पत्र जो थे वो थे मराठा, जो कि इंग्लिश में था, और उसके बाद था एक केसरी, जो कि मराठी में थी।
आप इस ऑप्शन को देखिए, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखी थी। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे लिखा था, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम, जो कि वर्तमान में बासुकुंड बिहार में है, वहाँ पे हुआ था। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। इनसे संबंधित कुछ फैक्ट याद रख लेना है आपको। इनके पिता कौन थे? तो महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है मिलान करने के लिए। और ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। और माता का नाम क्या था? माता का नाम था त्रिशला। और वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी ये त्रिशला, चेटक की बहन। बचपन में इनका नाम क्या था? तो बचपन का नाम इनका था वर्धमान, वर्धमान। निर्वाण स्थल क्या था? तो महावीर स्वामी को 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में बिहार के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुशीनारा या कुशीनगर, ऑप्शन ये हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। बौद्ध परंपरा में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यह ऐतिहासिक घटना उत्तर प्रदेश के आधुनिक कुशीनगर जिले में स्थित कुशीनारा में हुई थी, जो उस समय मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। उन्होंने चुंद नामक लोहार द्वारा अर्पित सूकर मद्दव यानी भोज्य सामग्री एक थी, जिसे ग्रहण करने के बाद इन्होंने अपना शरीर का त्याग दिया था। इनसे संबंधित 4 महातीर्थ स्थलों को याद रखना है आपको। पहला था लुम्बिनी, जहाँ पे जन्म हुआ। दूसरा बोध गया, जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा सारनाथ, जहाँ पे पहला उपदेश दिया। और चौथा कुशीनगर, जहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ आए थे। यहाँ उन्होंने अपने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। बुद्ध ने अपने सभी उपदेश जन साधारण भाषा पाली में दिए थे, ये ध्यान रखना है, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी ऑप्शन सी, राजगिरी। गिरिव्रज के नाम से भी इसे जाना जाता है। आधुनिक बिहार में इसे राजगीर हम बोलते हैं। महाभारत काल में जरासंध ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने भी राजगिरी को ही मगध की प्रशासनिक राजधानी के रूप में सुदृढ़ किया। यह नगर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित दुर्ग जैसा था। फिर एक प्रश्न पूछ देता है राजधानी परिवर्तन से संबंधित। तो हर्यक वंश के शासक उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और मगध की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। फिर शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर कुछ समय के लिए वैशाली को राजधानी बनाया था, लेकिन बाद में कालाशोकी से पुनः पाटलिपुत्र ले आया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका नाम था हर्यक वंश, ऑप्शन बी। अजातशत्रु मगध के हर्यक वंश का प्रतापी राजा था। वह इस वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। इसका शासनकाल कभी कभी पूछ देता है, तो ये क्या था? तो 492 से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध के सिंहासन पर कब्जा किया था। ध्यान रखना है कि हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा और बाद में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। अजातशत्रु को इतिहास में कुणिक भी कहा जाता है, कुणिक। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्रा। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन सम्राट अशोक के संरक्षण में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में लगभग 250 ईस्वी पूर्व में किया गया था। इस संगति की अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्तिस ने की थी। इसी सभा में बौद्ध धर्म के तीसरे पिटक अभिधम पिटक को जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना है। देखिए, इससे संबंधित मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे वीडियो पॉज करके लिख देता हूँ, ताकि आपको यहीं पे कुछ याद हो जाए। चारों बौद्ध संगतियों की मास्टर ट्रिक। ये पहला संगति कब हुआ, कहाँ पे हुआ था? राजगृह में। और
शासक कौन था? अजातशत्रु, और अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरा हुआ वैशाली में कालाशोक शासक थे और अध्यक्ष थे साबकामी। तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में और शासक थे अशोक और मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। फिर कुंडलवन में चौथा हुआ अंतिम कनिष्क इसके शासक थे और वसुमित्र इसके अध्यक्ष और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। देखिए स्थान की ट्रिक के लिए आप क्या कर सकते हैं कि RVPK याद रख सकते हैं। RVPK मतलब राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। और राजाओं की ट्रिक के लिए एक एक मतलब अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वशासन सुनिश्चित करना। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में बनारस में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इस अधिवेशन में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करते हुए स्वराज की मांग का आधार तैयार किया। इसके बाद 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस के मन से पहली बार आधिकारिक रूप से स्वराज शब्द को मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। इसमें ध्यान देना है कि कांग्रेस ने 24 साल बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, वहाँ पे भी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन स्वराज का अगर पूछे तो ये हुआ था 1905 में। स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहते हुए कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की तरह डोमिनियन स्टेट्स ये स्वशासन प्राप्त करना था। नेक्स्ट है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है 1935 का अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर उन्हें प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। इसी अधिनियम के आधार पर वर्ष 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए और निर्वाचित प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया, जिसमें कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और संकल्प लिया कि हर वर्ष 26 जनवरी को पूरे देश में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। चूँकि वास्तविक आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई, इसलिए 26 जनवरी की इस ऐतिहासिक तिथि के महत्व को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कर भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस। ये यहाँ पे होगा रॉयल नेपाल एयरलाइंस। वर्ष 2012 के परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न पूछा गया है, उसी के समकालीन है। तो उस समय बिहार के हवाई अड्डा जैसे कि पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से डोमेस्टिक उड़ानों के लिए इंडियन एयरलाइंस, बाद में इसे एयर इंडिया में विलय कर लिया गया। सहारा एयरलाइंस, बाद में जेटलाइट, और पड़ोसी देश होने के कारण रॉयल नेपाल एयरलाइंस द्वारा विमान सेवाएं संचालित की जाती। वर्तमान स्थिति 2026 के अनुसार अब भारतीय विमानन क्षेत्र पूरी तरीके से बदल चुका है। वर्तमान में बिहार में जैसे पटना, गया और दरभंगा हवाई अड्डे हैं। यहाँ से मुख्य रूप से इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया जैसी आधुनिक निजी और सरकारी विमान कंपनियां सेवा प्रदान कर रही हैं। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। यह प्रसिद्ध और ओजस्वी नारा इन्होंने 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान दिया था, जब वे जेल से रिहा कराए थे और एनी बेसेंट के साथ मिलकर देश में होम रूल लीग चला रहे थे। एक प्रश्न ये भी पूछ देता है कि वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक में तिलक को, मतलब बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। नेक्स्ट है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई, कब की गई थी? तो ऑप्शन होगा ऑप्शन, आप चाहें तो डी टिक कर सकते हैं। एक्चुअल जो हुआ था मद्रास महाजन की स्थापना वो हुई थी 16 मई 1884 को दक्षिण भारत में राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू प्रमुख थे। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, आप ये एक बार पढ़ के याद कर लीजिए। तो वो नाम अब ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला था एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी।
इसके पहले ऐतिहासिक अधिवेशन में देश भर से कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इन 72 प्रतिनिधियों में सबसे ज़्यादा वकील, पत्रकार और प्रबुद्ध वर्ग के लोग शामिल थे। संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक A.O. हुम यानी कि एलन ऑक्टेवियन हुम थे, जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। और कांग्रेस के पहले अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। हालांकि एक प्रश्न ये स्थान परिवर्तन से संबंधित भी पूछ देता है कि यह अधिवेशन पहले पुणे में होना तय हुआ था, लेकिन वहाँ प्लेग महामारी फैल जाने के कारण अंतिम समय पर इसका स्थान बदलकर बम्बई कर दिया गया। पहले होना था पुणे में, बाद में हुआ बम्बई में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजगोपालाचारी। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, लेकिन उनके जाने के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस पद पर बैठने वाले वे प्रथम और अंतिम भारतीय व्यक्ति थे। ये प्रश्न भी पूछ देता है। यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। और यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो होगा सी, राजगोपालाचारी। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1906 को। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में देश में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भड़क उठा था। ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था का बहिष्कार करने के बाद भारतीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय, स्वदेशी और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया किस वर्ष? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1920 में। एग्जैक्ट अगर डेट पूछे अगर तो 1 अगस्त 1920 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन असहयोग आंदोलन ये 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में इस आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसे पूर्ण स्वीकृति मिल गई थी। ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। हालांकि इससे संबंधित एक और फैक्ट जो पूछ देता है वो ये है कि जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ यानी कि 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन सुबह भारत के महान नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। उनकी याद में आंदोलन के लिए फंड जुटाने हेतु तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी, जिसमें देखते ही देखते 1 करोड़ से अधिक की राशि जमा हो गई थी। और इस आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई चौरा चौरी कांड की हिंसक घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस ले दिया था। ये ध्यान रखना है। 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड हुआ था और 12 फरवरी को ये वापस ले लिया गया था। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस आधार पर बनी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। वर्ष 1917 में भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की एक योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया था। इसके साथ एक और याद रखना है कि इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू करना था, जिसके तहत विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित भागों में बांटा गया था। इसके द्वारा 1909 के मुस्लिम पृथक निर्वाचन का दायरा बढ़ाकर सिखों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस पर भी लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है, शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो इसका आंसर होगा सी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो ये कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1931 में। एग्जैक्ट अगर पूछे तो दोनों के बीच जो बातचीत हुई थी वो हुई थी 5 मार्च 1931। दोनों के बीच मतलब कौन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से बात की और दोनों के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसमें इसकी मुख्य शर्तें क्या थी? तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। बदले में सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और तटीय इलाकों में नमक बनाने की अनुमति दी थी। फिर हमारी जो सरोजिनी नायडू थी, जिन्हें हम भारत कोकिला कहते हैं, उन्होंने गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा था। इससे युवा नाराज थे। क्यों? क्योंकि इस समझौते में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा को माफ़ करवाने की शर्त न होने के कारण युवाओं में गांधी जी के प्रति काफ़ी असंतोष फैल गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा।
लंदन में साइमन कमीशन की रिपोर्ट और भारत के भावी संविधान पर चर्चा के लिए कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। पहला अगर आपसे पूछे तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931। इसमें कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। फिर दूसरा हुआ था सितंबर 1931 से दिसंबर 1931। गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। और तीसरा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। एक फैक्ट हमेशा ध्यान रखना है कि तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे, तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है B.D. सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने वर्ष 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक संस्था बनाई थी। इसी गुप्त क्रांतिकारी संगठन का नाम वर्ष 1904 में बदल करके अभिनव भारत कर दिया गया था। ये संगठन इटली के राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी के यंग इटली आंदोलन से प्रेरित थी। और इसी संगठन के सदस्य थे अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद सावरकर जी को गिरफ्तार कर अंडमान की सेलुलर जेल यानी काला पानी भेज दिया गया था। ये ध्यान रखना है कि अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने 1909 में नासिक जिला के मजिस्ट्रेट जैक्सन को गोली मारकर हत्या की थी। नेक्स्ट है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से है। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने देशवासियों को प्रसिद्ध नारा दिया था, डू और डाई, या करो या मरो का। ये ध्यान रखना है कि जब ये हुआ तो उस समय एक ऑपरेशन चलाया गया। 9 अगस्त की सुबह आंदोलन शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन 0 आवर चलाकर गांधी जी, नेहरू सहित कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता को गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी को आगा खा पैलेस पुणे में कैद रख दिया था। नेक्स्ट है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री दीप नारायण सिंह। बिहार में राजनीतिक चेतना को संगठित करने के उद्देश्य से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में हुआ था। इस अधिवेशन को सफल बनाने में श्री दीप नारायण सिंह का अथक और मुख्य प्रयास था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने स्थापना किया था, अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बांकीपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां वार्षिक अधिवेशन 1912 में बिहार के पटना के निकट बांकीपुर में आयोजित किया गया था। ये बिहार की धरती पर होने वाला कांग्रेस का पहला आधिकारिक अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, RN मधुलकर, यानी कि रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर ने की थी। पूरा नाम हमेशा याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज कर देता है दे करके। रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर ने की थी। इसी बांकीपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संस्थापक जो थे A.O. ह्यूम, उनको कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। एक और फैक्ट याद रखना है कि बिहार में दूसरा अधिवेशन इसके ठीक 10 साल बाद 1922 में गया में हुआ था। कौन सा, 37वां अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो CR देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था, CR दास ने किया था। नेक्स्ट है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन है 1921 में। बिहार के छात्रों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने और उनमें चेतना जगाने के लिए बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता था। इसका 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में हजारीबाग में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबू माहेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुरली भरावा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। चंपारण के नील किसान और स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरावा
गांव के रहने वाले थे। उन्होंने चंपारण के किसानों पर अंग्रेजी द्वारा किए गए जा रहे अत्याचारों यानी जो तिनकठिया प्रणाली से संबंधित था की ओर गांधी जी का ध्यान खींचा था। और ये घटना जुड़ा हुआ था लखनऊ अधिवेशन से, जहाँ पे राजकुमार शुक्ल ने दिसंबर 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जाकर गांधी जी से मुलाकात की थी और उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया था। इसके बाद गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण आए, जहाँ भारत में उनका पहला सत्याग्रह सफल रहा था। नेक्स्ट है श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। तो वो क्या थे? तो वो कहाँ से थे, जगह से पूछ रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरुलिया से थे। ये कहाँ पे है? तो वर्तमान पश्चिम बंगाल में है। उस समय यह पश्चिम बंगाल बिहार का हिस्सा था, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो वे पुरुलिया जिला स्कूल के हेडमास्टर थे और गांधीवादी विचारधारा से गहरे से जुड़े थे। उन्हें मानभूम क्षेत्र में राष्ट्रवाद का प्रणेता माना जाता है। नेक्स्ट है कुंवर सिंह राजा थे। तो ये कहाँ के राजा थे? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, जगदीशपुर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता के बाद महानायक बाबू कुंवर सिंह बिहार के शाहाबाद यानी कि जो कि वर्तमान भोजपुर है, वहाँ एक जिला था जगदीशपुर, वहाँ के ये जमींदार थे, ये राजा भी कह सकते हैं। उन्होंने लगभग 80 वर्ष की ढलती आयु में अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी तलवार उठाई कि फिरंगियों के छक्के छूट गए थे और उन्हें हम बिहार का सिंह भी कहते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार उड़ीसा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ब्रिटिश शासनकाल में किसी भी भारतीय प्रांत के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। स्वास्थ्य कारणों और राजनीतिक मतभेदों के चलते उन्होंने वर्ष 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी शहर उत्तराखंड में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। हालांकि वैज्ञानिक और धार्मिक रूप से भागीरथी गंगा का मूल रूप है, लेकिन देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है तब वहाँ से इसका नाम आधिकारिक रूप से गंगा पड़ता है। अन्य तीनों विकल्प में आप देखें, फतेहपुर जो कि यूपी में है, भागलपुर जो कि बिहार में है और कानपुर जो कि यूपी में है, ये सीधे मुख्य गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो किस कारण से उनकी जलवायु में भिन्नता आता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर और शिमला दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, जिसका अर्थ है कि उन्हें सूर्य से मिलने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा लगभग समान होनी चाहिए। इसके बावजूद दोनों की जलवायु में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि शिमला समुद्र तल से काफ़ी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। क्षोभ मंडल में हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान घटता जाता है। सामान्य हार्स जो होता है वो लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। 165 मीटर जब आप ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक का ट्रिक अगर आपको पता है तो ध्यान रखना है, ये ट्रिक है लैंड फॉर्म। किसी भी स्थान की जलवायु मुख्य रूप से लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा, एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, एन का मतलब नियरनेस टू सी यानी समुद्र से दूरी और डी का मतलब डायरेक्शन ऑफ विंड यानी पवन की दिशा पर निर्भर करता है, और वैसे ही बाकी चीज़ें। इसमें मैं एक फैक्ट आपको लिख देता हूँ कि अमृतसर की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 230 मीटर और शिमला की जो समुद्र तल से ऊंचाई है 2200 मीटर है। यही कारण है कि अमृतसर में गर्मियों में भीषण गर्मी पड़ती है और शिमला साल भर ठंडा रहता है। नेक्स्ट है झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, कहाँ पे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, झरिया में। झारखंड का झरिया क्षेत्र भारत के सबसे प्रसिद्ध और समृद्ध कोयला खदानों के लिए जाना जाता है। यह धनबाद जिले में स्थित है। झरिया देश में सर्वोत्तम कोटि के कोकिंग कोल का मुख्य स्रोत है, जिसका उपयोग लोहा और इस्पात के उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के सबसे बड़े राज्यों का सही घटता हुआ क्रम हमारा यही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगर एक और ऑप्शन देता तो आप यूपी यहाँ पे डाल सकते हैं। राजस्थान का जो एरिया है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। नेक्स्ट है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भारत में कुल उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। इसका मुख्य कारण उत्तर प्रदेश में विशाल उपजाऊ मैदानी भाग जो कि गंगा यमुना का द्वाब है और यह कृषि योग्य भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक फैक्ट आपको याद रखना है, कुल उत्पादन और उत्पादकता दोनों में अंतर होता है। कुल उत्पादन का मतलब है
कि एक प्रति हेक्टेयर में हम उसका काउंट नहीं करते हैं। कुल उत्पादन मतलब पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कितना हुआ है गेहूं का उत्पादन, और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है इसमें पंजाब प्रथम स्थान पर है, क्योंकि वहाँ आधुनिक सिंचाई और उर्वरकों का उपयोग प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये क्या है, यूपी का पूरा क्षेत्रफल है जहाँ गेहूँ होता है, और चूँकि पंजाब क्या है बहुत छोटा है तो ये पंजाब का क्षेत्र है। तो देखिए होता क्या है कि ये कितना टन करेगा इस बड़े से क्षेत्रफल में, ये वाला स्क्वायर मान लीजिए कितना है इसमें टोटल, इसमें जो ये स्क्वायर है ये 4 स्क्वायर है, यानी ये 1 यूनिट है तो ये कितना है 4 यूनिट है। तो ये 1 यूनिट में मान लीजिए 2 किलो अनाज उगा रहा है, तो टोटल यूपी कितना उगाएगा 8। और ये 1 यूनिट में क्या कर रहा है, इसकी उत्पादकता इतनी ज़्यादा है और इसने अच्छे से इतनी खेती की है कि ये एक ही यूनिट में 4 केजी गेहूं उत्पादन कर रहा है। तो उत्पादकता सबसे ज़्यादा इसकी है, लेकिन कुल उत्पादन किसका है यूपी का, क्योंकि क्षेत्रफल इसका बड़ा है। नेक्स्ट है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश और बिहार भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक बेल्ट हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे देश के गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बिहार का जो उत्तरी मैदानी भाग है जैसे कि चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, पारंपरिक रूप से यहाँ पे भी गन्ना और चीनी मिलों के लिए इन जगहों को जाना जाता है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में गन्ने का उत्पादन उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर तेजी से स्थानांतरित हुआ है, जैसे कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु वाला एरिया। कारण क्या है, तो दक्षिण भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण वहाँ के गन्नों में सुक्रोज अधिक होती है और वहाँ पेराई का सीजन जो है, क्रशिंग सीजन लंबा होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित जाति यानी एससी के बारे में बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। संख्या और बनाम प्रतिशत हमेशा दिमाग में क्लियर रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश में है, और प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो ये पंजाब में है, लगभग 31.9%। हालांकि अगर प्रश्न पूछे कि एसटी अनुसूचित जनजाति तो सर्वाधिक कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। एसटी का जो सर्वाधिक होगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और प्रतिशत के टर्म में पूछे, ये संख्या के टर्म में है, और प्रतिशत के टर्म में पूछे तो अगर लक्षद्वीप और मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो इसका आंसर होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4। देखिए, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन बाधा। तो भारतीय कोयले में राख की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, जिससे प्रदूषण अधिक और ऊर्जा कम होती है। धुलाई संस्थानों के उपयोग की क्षमता में कमी, तो कोयलों को साफ करने की जो आधुनिक तकनीकों की कमी है भारत में, तो ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, तो बिल्कुल सही। उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल के लिए भारत आज भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर निर्भर है। उसके बाद कार्य संचालन की कीमत, यानी कि पुरानी तकनीक और परिवहन बाधाओं के कारण परिचालन लागत बहुत अधिक होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है, दुमटी यानी लोम मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सभी प्रकार के कण, यानी कि बालू कण, चिकना कण और पांसु कण। नेक्स्ट है, पौधों में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी के कण अत्यंत सूक्ष्म और आपस में बहुत सटे हुए होते हैं। कणों के बीच बहुत कम खाली जगह होने के कारण इसी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में केसिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है चिकनी मिट्टी। केसिका क्रिया क्या होती है? तो यह वह भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा द्रव बिना किसी बाहरी बल के संकीर्ण नलियों या छिद्रों में ऊपर की ओर चढ़ता है। तो चिकनी मिट्टी के कण सबसे छोटे होते हैं, जिसके कारण उनके बीच के सूक्ष्म रंध्र पतली केस नली की तरह काम करते हैं। छिद्र जितने छोटे होंगे पानी उतनी ही अधिक ऊंचाई तक और प्रभावी रूप से चढ़ेगा। नेक्स्ट है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विवर्तनिक क्रिया से, यानी टेक्टोनिक एक्टिविटी से। तो जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और बाद के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल कई बड़ी और छोटी प्लेटों में बटा। ये प्लेटें नीचे स्थित एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही हैं। इन्हीं प्लेटों की गति के कारण प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया टूट गया और वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी निहारिका। निहारिका को इंग्लिश में बोलते हैं नेब्यूला। जो निहारिका है वो अंतरिक्ष में स्थित धूल और गैसों के, मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ गैस, इसका एक विशाल बादल है जहां तारों का जन्म होता है। यह सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, बल्कि सौरमंडल खुद एक प्राचीन निहारिका के टूटने और सिमटने से
बना है। तो सौर मंडल के अंतर्गत क्या आता है? तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आते हैं। नेक्स्ट है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 35 पीपीटी। पीपीटी का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर थाउजेंड। महासागरीय जल की औसत लवणता लगभग 35 पीपीटी यानी कि प्रति 1000 ग्राम जल में लवण की मात्रा होती है। अरब सागर की लवणता भी इसी के आसपास लगभग 35 से 36 पीपीटी पाई जाती है। नेक्स्ट है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? तो देखिए, पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। इसका अर्थ है कि 1 डिग्री को घूमने में कितना समय लगेगा? तो 24 घंटा है। ये घंटा को मैंने मिनट में बदल दिया और बटे में 360 ला दिया, तो 6, ये 4, यानी कि 1 डिग्री घूमेगा 4 मिनट में। ठीक है। चूँकि काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है, इसका समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 2 घंटा आगे है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, 4 मिनट में 1 डिग्री एंगल 1 डिग्री आगे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 15 से अगर गुणा कर दें, या यूँ कहें कि 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/4 डिग्री, तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। 1 घंटा में कितना हो जाएगा? ये 1/4 गुने 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 15 डिग्री। यानी 1 घंटा में कितना जा रहा है? 15 डिग्री। तो 2 घंटा में कितना घूमेगा? 30 डिग्री। देखिए, तो हमारा 30 डिग्री या तो ए होगा या तो बी होगा। अब हमें तय करना है कि पूर्वी देशांतर होगा, पश्चिमी देशांतर होगा। यहाँ पे जो हमें दिया है आगे है, तो समय आगे होने का मतलब है कि यह स्थान ग्रीनविच के पूरब में स्थित है, अतः हमारा जो उत्तर है वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, तकला-मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। तकला-मकान मध्य एशिया में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध और बड़ा मरुस्थल है जो पूरी तरीके से चीन के शिनजियांग प्रांत में फैला हुआ है। शिनजियांग प्रांत में फैला हुआ है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वतों और उत्तर में तियानशान पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन जल संधि जोड़ती है? जल संधि पूछ रहा है। इसका आंसर होगा बाब अल मांडेब। बाब अल मांडेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, जो आगे चलकर हिंद महासागर का हिस्सा बनती है। तो यह जल संधि अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती, इरिट्रिया और एशिया के यमन देश को अलग भी करती है, ये भी ध्यान रखना है। होर्मुज जल संधि, तो ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। फारस को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ये दुनिया के सबसे प्रमुख तेल परिवहन मार्ग है। उसके बाद है मलक्का, तो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है, यानी इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। अंडमान सागर को किससे जोड़ती है? दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। अरबी भाषा में बाब अल मांडेब को आंसुओं का द्वार कहते हैं, क्योंकि इसके संकरे और खतरनाक मार्ग के कारण प्राचीन काल में यहाँ जहाज़ों के डूबने का बहुत खतरा रहता था। नेक्स्ट है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। 90 ईस्ट रिज RIDGE हिंद महासागर के तल में स्थित एक अत्यंत विशाल और लंबी जलमग्न कटक या पर्वतीय श्रृंखला है। रिज को कटक बोलते हैं या पर्वतीय श्रृंखला बोल सकते हैं पानी के अंदर। इसका नाम 90 ईस्ट इसलिए पड़ा क्योंकि यह लगभग 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के समानांतर उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है और इसकी लंबाई जो है लगभग है 5000 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो यह एक ज्वालामुखीय कटक है जिसका निर्माण भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर बढ़ने के दौरान एक हॉट स्पॉट, एक केरुगुलिन हॉट स्पॉट जिसे बोलते हैं, इसके ऊपर से गुजरने के कारण हुआ था। यह बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो देखिए, कैनबरा यह ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक राजधानी है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध शहर जरूर है, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है। उसके बाद है वेलिंगटन, यह है न्यूजीलैंड की राजधानी, और रियाद ये सऊदी अरब की राजधानी है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। वर्ष 2012 के प्रश्न के हिसाब से ही हमें ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि अब 2026 के हिसाब से भी देखें तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन और उपभोग करने वाला देश चीन ही बना हुआ है। चीन पूरी दुनिया के कुल कोयले उत्पादन का लगभग आधे हिस्से का कोयला उत्पादन करता है।
चीन प्रथम स्थान पर है और भारत सेकेंड स्थान पर है। चीन का जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है वो है शांगसी और इनर मंगोलिया प्रांत चीन के सबसे बड़े कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्वत निर्माणकारी बल यानी ओरोजेनेटिक फोर्स। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले क्षैतिक संचलन या संपीड़न बल के कारण जब चट्टानों में मोड़ या लहरदार मोड़ पड़ जाते हैं तो उसे हम वलन कहते हैं। यह बल बड़े पैमाने पर पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए इसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहते हैं। इसके साथ एक फैक्ट याद रखना है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला इसी वलन क्रिया का परिणाम है, जिन्हें वलित पर्वत कहा जाता है, जैसे कि हिमालय जो कि एशिया में है और दुनिया का सबसे बड़ा नहीं सबसे ऊंचा वाला वलित पर्वत है। उसके बाद है आल्पस जो कि यूरोप में है। उसके बाद है रॉकीज जो कि उत्तरी अमेरिका में है और उसके बाद है एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ये सभी क्या है, वलित पर्वत हैं। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि। देखिए सागरों में पाई जाने वाली लवणता का सबसे प्राथमिक और मुख्य स्रोत भूमि है। भूमि पर मौजूद चट्टानों में विभिन्न प्रकार के लवण जैसे कि सोडियम के क्लोराइड होते हैं। जब नदियाँ और वर्षा का जल इन चट्टानों के ऊपर से बहता है तो वे इन लवणों को घोलकर अपने साथ समुद्र में ले जाते हैं और समुद्र में वाष्पीकरण होता रहता है, लेकिन लवण वही जमा रह जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न में लवणता को समुद्र तक पहुँचाने वाला मुख्य कारक या वाहक पूछा जाता तो हम आंसर क्या देते, नदी देते, लेकिन यहाँ लवणता का मुख्य स्रोत पूछा गया है जो कि भूमि या चट्टान है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड लगभग 77.7% है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, भूमि होगा, न कि नदियाँ। अगर वाहक पूछता तो नदियाँ होता। नेक्स्ट है ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। यह वह वाणिज्यिक ऊर्जा किसको बोलते हैं, तो यह वह ऊर्जा है जो बाजार में एक निश्चित कीमत पर व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होती है और जिसका व्यापक उपयोग उद्योगों, परिवहन और शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, तेल, प्राकृतिक गैस, बिजली, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 500 करोड़। ये प्रश्न 2012 का है, तो उसी के नियम के अनुसार हमें ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने उस समय इसे लघु रत्न श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उपक्रमों को सरकार की पूर्वानुमति के बिना 500 करोड़ या उनके शुद्ध मूल्य के बराबर जो भी कम हो निवेश करने की वित्तीय सहायता दी गई थी। नेक्स्ट है भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में क्या थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 243 किलोग्राम तेल के बराबर। वर्ष 2012 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, तो उसी के डेटा पर ये प्रश्न आंसर इसका है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब पैदा हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1970 और 1980 के दौरान। भारत में सबसे गंभीर तेल और ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पहला आया था 1973 और दूसरा आया था 1979 द्वितीय तेल संकट, जो कि 1970 और 80 दशक के अंतराल में आता है, तो इसके बीच में आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता में निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। पहला है कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली विक्रय। तो कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को लोक लुभावन नीतियों के कारण लागत से बहुत कम दाम पर यह मुफ्त बिजली दी जाती है, तो ये इसके वित्तीय रुग्णता मतलब बीमारी के कारण है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो बुनियादी ढांचों की कमी और बिजली चोरी के कारण ट्रांसमिशन के दौरान भारी नुकसान होता है, तो ये भी सही है। उसके बाद है राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्ता में कमी। तो बोर्डों पर अत्यधिक राजनीति और सरकारी हस्तक्षेप रहता है, जिससे वे व्यावसायिक निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। तो राज्य सरकारें अपनी सामाजिक योजनाओं को इन्हीं बोर्डों के माध्यम से लागू करती है, जिनका समय पर सब्सिडी भुगतान बोर्डों को नहीं मिल पाता है, तो ये भी इसका रुग्णता का एक कारण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि जहां सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी और निजी क्षेत्र यानी कि पूंजीवादी दोनों का सह अस्तित्व होता है।
देश के विकास में टाटा, रिलायंस जैसी निजी कंपनियां भी काम करती हैं और रेलवे, भेल, सेल जैसी सरकारी संस्थाएं भी हैं। नेक्स्ट है चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। चल मतलब रोलिंग प्लान के बारे में बात कर रहा है ये। इसको रोलिंग प्लान इंग्लिश में बोलते हैं। यह एक ऐसी योजना होती है जिसमें दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था की बदलती आवश्यकता के अनुसार प्रति वर्ष संशोधन किया जाता है। तो इसमें चालू वर्ष के लिए एक वार्षिक योजना होती है जो बजट से जुड़ी होती है। तो देखिए पहला है चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल है, तो ये बिल्कुल सही है। एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, तो ये गलत है। 1 वर्ष के लिए होती है ये। वह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है, तो ये बिल्कुल सही है। 10, 15 या 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है, तो ये गलत है। तो 1 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1950 में। एग्जैक्ट अगर डेट पूछेगा तो 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। हालांकि यह एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था थी जिसका मुख्य कार्य देश के संसाधनों का आकलन करना और 5 साल यानी कि 5 वर्षीय योजनाएं तैयार करना था। योजना का अंत कर दिया गया कब? तो 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, सेम जैसे कि योजना आयोग के होते थे। नेक्स्ट है किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं सी, शिक्षा का अधिकार। मौलिक अधिकार के रूप में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा किया गया था। बाकी देखिए सूचना का अधिकार, यह एक विधिक या कानूनी अधिकार है। यह अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसे वाक स्वतंत्रता का हिस्सा माना है, लेकिन यह सीधे तौर पर मौलिक अधिकार के रूप में लिखित नहीं है। काम का अधिकार और मकान का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को। हालांकि 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 में पारित हो गया था और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना, लेकिन इसे पूरे देश में आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। इसी दिन से यह एक व्यवहारिक मौलिक अधिकार बना था। इसका अपवाद ये था उस समय कि जब 2010 में यह कानून लागू हुआ था तब यह तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था। अब 2019 के बाद ये पूरे भारत पे प्रभावी है। इस कानून के तहत निजी स्कूलों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शामिल है, क्या शामिल है इसमें? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची। मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए मूल भारतीय संविधान में ये 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी, पर बाद में उसे बढ़ा करके 12 कर दिया गया। वर्तमान में संशोधनों के माध्यम से उपखंड जैसे कि 21A, 51A आदि को जोड़कर अनुच्छेदों की संख्या लगभग 450 से भी अधिक हो गई है और भाग 25 हो चुके हैं, लेकिन मूल संरचनात्मक क्रमांक आज भी 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग ही हैं। अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 शुरू में थी, बाद में 4 जुड़े हैं। कौन कौन से जुड़े हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 9वीं अनुसूची जुड़ी है, 9th शेड्यूल, ये जुड़ा है पहला संविधान संशोधन फर्स्ट 1951 द्वारा। इसमें भूमि सुधार से संबंधित संशोधन था। फिर 10वां सूची बना है कब? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। इसमें दल बदल विरोधी कानून से संबंधित था ये। फिर 11 अनुसूची बनी 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, जिसमें पंचायती राज बनाया गया और इसे 29 विषय दिए गए। उसके बाद आया 12वां सूची, यह 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बना, जिसमें नगर पालिका की स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया और इसमें 18 विषय थे। नेक्स्ट है राज्यसभा में होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
संविधान का अनुच्छेद जो है यहाँ पे 80 में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। इन 250 सदस्यों में से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा के स्पीकर को, यानी लोकसभा के अध्यक्ष को। तो लोक लेखा समिति यह संसद की सबसे पुरानी वित्तीय परामर्शदात्री समिति है, और इसकी कार्यप्रणाली क्या है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाते हैं। इसके बाद पैक इस रिपोर्ट की जाँच करती है और अपनी अंतिम रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। इस समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 1967 से एक परंपरा स्थापित हुई है, जिसके अनुसार समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, जो सही नहीं है हमें बताना है। देखिए, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास बहुत ही सीमित शक्तियां हैं। वह विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। अगर 14 दिनों में वापस नहीं किया तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है, और राज्यसभा केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है, जिसे मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर है। तो देखिए, यहाँ पे सब इसमें ऑप्शन दिया गया है। तीसरा है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को पारित करना होता है, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा के किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है या कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, तो ये भी सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, तो ये गलत है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत स्पष्ट रूप से लिखा है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, इसे केवल लोकसभा में ही राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पेश किया जा सकता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं पूछ रहा था, तो ये वाला क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। गैर नागरिकों को प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 20, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 ये विदेशियों को भी प्राप्त है। इसके उल्लंघन पर उपचार पाने के लिए अनुच्छेद 32, जो कि संवैधानिक उपचार या निराकरण का अधिकार है, उनके लिए उपलब्ध है, ताकि वे अपने जीवन के अधिकार की रक्षा कर सकें। सिर्फ भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19 में है, देश में घूमने बसने की स्वतंत्रता, जो कि 19 में है, ये केवल नागरिकों के लिए है। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, तो अनुच्छेद 300A मूल अधिकार नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में क्या है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में है। यदि भारत या उसके किसी भी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो ये क्या है, गलत कथन है, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय मिलिट्री कोर्ट या कोर्ट मार्शल के फैसलों के खिलाफ भी अपील सुन सकता है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत कुछ मामलों में सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, अतः यह कहना कि वह कोर्ट मार्शल को छोड़कर ही सुनवाई करेगा गलत है। इसके अलावा आप देखेंगे तो विकल्प डी सही स्थिति को दर्शाता है, हालांकि हमें गलत ढूंढा था, तो मैंने इसे सी टिक किया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। संविधान का अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, इसलिए राज्यपाल राज्य का संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, CDP NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति।
1952 में शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि सीडीपी मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और 1953 के राष्ट्रीय विस्तार सेवा यानी एनईएस यानी कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की विफलता की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा किया गया था। इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे हम आज पंचायती राज के नाम से जानते हैं। इसने त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। ये 1977 में स्थापित इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फुटबॉल से संबंधित है। यह भारत और पूरे एशिया का सबसे पुराना तथा दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1888 में शिमला में सर मॉर्टिमर ड्यूरन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिवेंद्रम सेंट्रल। हजरत निजामुद्दीन से तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस। दिए गए विकल्प में ट्रेन नंबर जो हमारा 12431 आप ध्यान देंगे अगर, तो ये नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से केरल के तिरुवनंतपुरम यानी कि त्रिवेंद्रम तक चलती है। यह लगभग 3149 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो भारत की सभी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में सबसे लंबी दूरी का रूट है। डिब्रूगढ़ राजधानी जो है यह 2400 किलोमीटर, बेंगलुरु राजधानी ये लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द हेग। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य न्यायिक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई थी। मुख्यालय है द हेग, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। यहाँ पे एक पीस पैलेस करके जगह है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, जूलिया गिलार्ड 2010 में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। जून 2010 में ऑस्ट्रेलिया के 27वें प्रधानमंत्री और देश के इतिहास में इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनी, वो ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी की नेता थी। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा भारती। यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत द्वारा स्थापित तीसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है, जिसने वर्ष 2012 से पूरी तरीके से काम करना शुरू किया है। एक है दक्षिण गंगोत्री जो कि 1983 में स्थापित किया गया था। यह भारत का पहला स्टेशन था। हालांकि अभी बर्फ में दबने के कारण केवल एक आपूर्ति बेस के रूप में प्रयोग होता है। उसके बाद आता है मैत्री, जो कि 1989 में स्थापना हुआ था। ये आज भी सक्रिय है। उसके बाद आता है तीसरा भारती, जो कि 2012 में है। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में भारत के एकमात्र अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो इसका नाम है हिमाद्री। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर एक शीर्ष एजेंसी है। इसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA इसके सचिव और मुख्य कार्यकारी होते हैं। वर्तमान में अजीत डोभाल है, लेकिन समिति या परिषद के प्रमुख हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया। कब किया, तो 1986 होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, स्पीड पोस्ट। भारतीय डाक विभाग ने निजी कुरियर कंपनियों को मुकाबला करने के लिए 1 अगस्त 1986 को द्रुत डाक सेवा की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे 1986 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1851। नेक्स्ट है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हैलोफाइट। हैलोफाइट वो होते हैं जो उच्च लवणता वाली मिट्टी या दलदली तटीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को हम लवण मृतोभिद या हैलोफाइट कहते हैं, जैसे कि मैंग्रोव या सुंदरी वृक्ष। उसके बाद है जीरोफाइट, तो मरुस्थलीय या शुष्क क्षेत्र में उगने वाले पौधे जैसे कि कैक्टस या नागफनी। उसके बाद है हाइड्रोफाइट, तो जल में उगने वाले जलीय पौधे जैसे कि कमल, जलकुंभी।
और सक्यूलेंट का मतलब होता है रसदार फल, रसदार पौधे, मतलब जिनका तना मोटा होता है, नागफनी जैसा। नेक्स्ट है पर्यावरण किससे बनता है? तो इसका आंसर होगा जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैविक घटकों से। तो ऑप्शन होगा डी, इनसे सभी से ये मिलकर बनता है। जैविक घटक में क्या क्या आएंगे? तो जंतु, पौधे, मनुष्य, सूक्ष्म जीव आएंगे। भू आकृतिक घटक में क्या आएंगे? तो पर्वत, मैदान, नदियाँ आएंगी। और अजैविक घटक में हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश और तापमान आएगा। इन सभी तत्वों की परस्पर क्रिया से ही पर्यावरण का निर्माण होता है। नेक्स्ट है संवहनी यानी कि वस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जाइलम टिश्यू के द्वारा, जल जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। यह पौधों में पाए जाने वाला एक जटिल अस्थायी ऊतक है जो जड़ों द्वारा अवशोषित पानी और खनिजों को पौधों के ऊपरी तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम खाने को पहुंचाता है, यानी भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट को पौधों के अन्य सभी भागों तक पहुंचाता है। बाकी का आप इसको ज से जाइलम याद रखना है, ज से जाइलम, ज से जल, फ से फ्लोएम, फ से फूड, फूड मतलब भोजन। नेक्स्ट है पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्ण। पौधों में प्रकाश की अवधि को भांपने और फूल बनने का संदेश उद्दीपन ग्रहण करने का मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा किया जाता है। पत्तियों में प्रकाश को संवेदित करने वाले पिगमेंट जैसे कि फाइटोक्रोम होते हैं जो पुष्पन प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी में आता है एक फ्लोरिजेन, इसे पुष्प हार्मोन भी कहा जाता है। यह पत्तियों में बनता है और तने के शीर्ष भाग तक जाकर फूल खिलने में मदद करता है। नेक्स्ट है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली क्या है? तो जैविक और पारिस्थितिकी में एक सहज प्रणाली आत्मनिर्भर या स्वचालित होती है। ऐसी प्रणाली का परिवर्धन या विकास मुख्य रूप से प्रणाली की स्वपोषी क्रिया पर निर्भर करता है जो बिना बाहरी नियंत्रण के स्वयं को संतुलित और विकसित रखती है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और विचरण। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता यानी कि माता पिता के लक्षणों का संतानों में जाना और विचरण यानी वेरिएशन यानी एक ही माता पिता की संतानों या प्रजातियों के बीच पाए जाने वाले अंतरों का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी के पिता किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। और जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो विलियम वेटसन ने 1905 में किया था। नेक्स्ट है मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा सी, लैंगिक जनन। नेक्स्ट है भ्रूण किस में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बीज में। निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदल जाता है। इस बीज के अंदर ही सुप्त अवस्था में नन्हा पौधा या भ्रूण सुरक्षित रहता है। जब बीज को सही नमी, हवा और तापमान मिलता है तो यही भ्रूण अंकुरित होकर नया पौधा बनता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ऑप्शन होगा सी, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला वह अंगक है जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसके अंदर मौजूद क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। जीन के सम्मिलन यानी ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण यानी संकलिंग से। नेक्स्ट है बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, HIV यानी एड्स। यह जो आवाहन कार्यक्रम है यह बिल एम मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा भारत में शुरू की गई एक बड़ी पहल थी जिसका मुख्य उद्देश्य था HIV और एड्स के प्रसार को रोकना और इसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से उन भारतीय राज्यों में की गई थी जहां इसका जोखिम अधिक था, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड और इत्यादि। नेक्स्ट है खनिज क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकार्बनिक ठोस को खनिज बोलते हैं। खनिज की जो परिभाषा है वो है कि भूवैज्ञानिक रूप से खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे रासायनिक तत्व या यौगिक होते हैं जो आमतौर पर अकार्बनिक होते हैं और सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी एक निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है, जैसे कि क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार, सेंधा नमक आदि। चूँकि सभी खनिज द्रव या गैस नहीं होते इसलिए हमारा जो ये विकल्प है उपरोक्त सभी ये गलत होगा। नेक्स्ट है एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान में तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जैसे सोना, लोहा, ऑक्सीजन। खनिज यौगिक किसको बोलते हैं? तो दो या दो से अधिक अलग अलग तत्वों के रासायनिक संयोजन से बने, जैसे पानी H2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, नमक Na और Cl से बना है,
उसके बाद है खनिज मिश्रण। इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ बिना किसी निश्चित अनुपात के भौतिक रूप से मिले होते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट इंटू, इसको लिख सकते हैं 2H2 ऐसा करके। तो ये खनिज मिश्रण हो गया। नेक्स्ट है खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक बनता है हमारा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ये बनता है HCl प्लस, HCl क्या है? मजबूत अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक मजबूत क्षार है। इससे बनता है NaCl प्लस H2O। चूँकि दोनों ही प्रबल होते हैं, इसलिए जो नमक बनता है ये उदासीन यानी न्यूट्रल होता है, और इसका मान जो होता है लगभग 7 के बराबर होता है। नेक्स्ट है सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो इसका आंसर होगा 400 से 700 नैनोमीटर के बीच। तो सौर विकिरण जो कि सूरज की रोशनी है के जिस हिस्से को हमारी आंखें देख सकती हैं उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं, और इसकी तरंग दैर्ध्य लगभग 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होती है। इसी में बैगनी से लेकर लाल रंग तक के सभी रंग शामिल होते हैं। 400 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य को पराबैंगनी, और 740 नैनोमीटर से अधिक को इंफ्रारेड कहते हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। प्रश्न दिया है कि हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए, जब भी ब्रैकेट ऊपर बार दे, ऐसा बार दे, तो इसका मतलब है इससे पहले हमें डील करना है। तो देखिए, इसको हम लिखते हैं ऐसा x माइनस वाई माइनस जेड बार। इसका मतलब क्या है कि ये है x माइनस ब्रैकेट में y माइनस जेड बार। बार जब हटेगा तो ब्रैकेट आ जाएगा। फिर x माइनस वाई प्लस जेड, इसको हम लिख सकते हैं। तो हम इस पूरे को यहाँ पे नीचे लिखते हैं x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, और इसको हमने क्या लिखा था? x माइनस वाई प्लस जेड, सिंप्लीफाई कर दिया था। अब देखिए x माइनस वाई माइनस अब जेड माइनस x प्लस वाई माइनस जेड। तो इस जेड से ये जेड कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, ये माइनस वाई हो जाएगा। इस y से ये y कैंसिल, तो x माइनस x कैंसिल होके मिल जाएगा हमें 0। ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट है यदि फलन i प्लस रिलेटेड है r से, जहाँ fx बराबर log x है, तो fx प्लस fy का मान क्या होगा? देखिए, fx बराबर दिया है हमें log x, और इसको y से रिप्लेस करेंगे तो fy बराबर हो जाएगा क्या हमारा? log y। फिर हम क्या करेंगे? fx प्लस fy का मान निकालना है, तो fx प्लस fy बराबर क्या लिख सकते हैं? log x प्लस log y। इसको क्या लिख सकते हैं? log x इंटू वाई। आपने पढ़ा होगा कि log a b बराबर क्या होता है? log a प्लस log b होता है। अब इसको क्या लिखेंगे? log xy है, xy को मान लेते हैं, xy को मान लेते हैं k, तो log k किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे x को अगर हम k रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? k, यानी fk। ये हो गया fk। k का मान हमने क्या माना था? xy, तो अब रख देंगे k का मान, तो ये हो गया fxy। तो आंसर हो गया हमारा a। नेक्स्ट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 की माध्यिका क्या है? तो देखिए, ऑलरेडी ये सजाया हुआ है बढ़ते क्रम में। तो माध्यिका निकालने की विधि क्या है कि सबसे पहले पदों को हम आरोही क्रम में लिखते हैं। यहाँ पद पहले से ही हमें आरोही क्रम में दिया हुआ है। फिर हम क्या करते हैं? कुल पदों की संख्या गिनते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी n बराबर क्या है? 8 है, जो कि एक सम संख्या है। तो सम संख्या होने पर माध्यिका का सूत्र क्या होता है? माध्यिका बराबर होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th का मतलब 1वां, n/2 1वां पद, n/2 प्लस 1वां पद बटे में 2। तो यहाँ n/2 का मतलब क्या है? n/2/8/2 यानी कि 4, चौथा पद। तो चौथा पद क्या है? 1, 2, 3, 4, चौथा पद 8 है, प्लस n/2 प्लस 1वां यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि 5वां पद। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद क्या है? 10 है, बटे में 2। तो 18 बटे में 2 बराबर क्या हो जाएगा? 9, यानी मीडियन क्या होगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमें अवयव दिया है 5, 2, 7, 3 का हमें प्रतिलोम निकालना है। तो देखिए, प्रतिलोम निकालने का जो फॉर्मूला होता है A इनवर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, अब हम एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि मुख्य विकर्ण के तत्वों को आपस में हम बदल देते हैं और अन्य तत्वों के चिन्ह भी बदल देते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं।
ए बराबर दिया है हमें 5, 7, 2, 3। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुने 3 माइनस 2 गुने 7। तो 5 3 15, 7 दूनी 14। तो ये हो गया हमारा एक डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे सबसे पहले, तो देखिए कोफैक्टर जो दिया है, ये हमारा मैट्रिक्स जो दिया है 5 2 7 3। तो कोफैक्टर हो जाएगा हमारा 5 का जब माइनर निकालेंगे तो होगा 3, 2 का निकालेंगे तो 7, 7 का निकालेंगे तो 2 और 3 का निकालेंगे तो 5। और फिर इसका प्लस माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस। और इसका फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये हो जाएगा सी ट्रांसपोज बराबर, ये हो गया, ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे -2, यहाँ पे 5। रो कॉलम में, कॉलम रो में बदल जाते हैं। तो एडजॉइंट का क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 -2 -7 और 5। अब क्या करना है, ए इन्वर्स निकालना है। ये फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग दे देंगे इसमें। तो ए इन्वर्स बराबर होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट दिया है 3 -2 -7 5। ठीक है, 5 ही है बिल्कुल। उसके बाद 1 यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 -2 -7 और 5। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो 1 मिनट में बड़ी सुई द्वारा आंतरित क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए बड़ी सुई यानी मिनट वाली सुई की लंबाई क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो आर बराबर हमें क्या मिल गया, 12 हो गया। मिनट वाली सुई 60 मिनट में पूरे एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री काटती है। तो 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, थीटा कितना होगा, 360/60। देखिए 60 मिनट में बनाती है कितना, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360/60 यानी कि 6 डिग्री। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है θ/360 × πr²। ठीक है, तो 6/360 गुने 22/7 गुने 12 गुने 12। तो ये हो गया 6 के 36, 60 से। उसके बाद अगर कुछ का 12 कम 12, 12 पचे 60 कट जाएगा। इसको गुणा कर दिए 22 गुने 12/35। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 23.10 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के साथ पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी। तो मान लीजिए वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो है r है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी, वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी, यानी कि 2πr होगी। तो 7 चक्कर में तय की गई कुल दूरी क्या होगी, कुल दूरी 7 गुने 2πr होगी। प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया है, कुल दूरी 2200 मीटर। तो 7 गुने 2 गुने 22/7 गुने r बराबर दिया है हमें 2200। तो 22 से 22 कैंसिल, ये 100 हो जाएगा। ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 50 कैंसिल। तो r बराबर हमें क्या मिल गया, 50 मीटर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिंदुओं P4 6 Q -4 8 को मिलाने पर मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है P4 6 Q -4 और 8। तो ये होता है, मान लीजिए यहाँ पे मध्य बिंदु है R, जिसका निर्देशांक है x और y। तो ये होगा x बराबर, इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2। तो x1 + x2/2 और y बराबर होगा y1 + y2/2। तो ये हो गया 4 - 4/2 और y बराबर हो गया 6 + 8/2। तो ये हो जाएगा 0 और ये y बराबर हमें क्या मिलेगा, 814/2 7 हो जाएगा। तो हमें मिला 0 और 7, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अवकल समीकरण d2y/dx² - 3dy/dx + 2y = e⁵x का हमें हल बताना है। तो देखिए बहुत से लोगों ने अपने में भी अगर बीएससी में पढ़ा हो, तो जो मेथड है उसी हिसाब से मैं करूँगा। d/dx को d मान लेते हैं, तो हमारा जो फैक्टर बनेगा वो ये ऐसे हो जाएगा करीब, d² - 3d + 2 × y
बराबर e टू द पावर 5x। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा d-1 इंटू d-2 इंटू वाई बराबर e टू द पावर 5x। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, ये होगा y बराबर c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x। ये जो CF हमारा कैसे आया है, तो d1-1 इंटू d-2 इज इक्वल टू 0। तो d बराबर 1 और d बराबर हमें क्या मिला 2। तो वहाँ से हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया c1 e टू द पावर x, और ये 2 है तो यहाँ पे हमारा ये 2 आ गया है। ठीक है, अब लिखते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा 1/d-1 इंटू d-2 इंटू ई टू द पावर 5x। यहाँ से हम इसको फैक्टराइज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/d-2 माइनस 1/d-1 ई टू द पावर 5x। इसको जब हम अलग करेंगे तो ये होगा 1/d-2 ई टू द पावर 5x माइनस 1/d-1 ई टू द पावर 5x। यहाँ से जब हम इंटीग्रेट करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ई टू द पावर 5x, ये होगा ई टू द पावर माइनस 2x dx माइनस ई टू द पावर x e टू द पावर 5x e टू द पावर माइनस x dx। फिर यहाँ से ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर 3x/3 माइनस ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर 4x/4। जब हम इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 5x/12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा y बराबर c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x प्लस 1/12 ई टू द पावर 5x। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे एक्चुअल में 12 है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज PQR में यदि कोण P 120 डिग्री है और PQ PR के बराबर है तो Q और PR का मान क्या होगा। देखिए, ये हमारा त्रिभुज हो गया, ये PQR, P दिया है हमें 120 डिग्री और बोल रहा है कि PQ बराबर है PR के। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं, जिसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे PQ PR है, PQ के बराबर PR है, इसलिए इनके सामने का जो कोण है Q और R, ये कोण Q बराबर कोण R हो जाएगा। तो मान लेते हैं कोण Q बराबर कोण R बराबर x हो गया। तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, ये हो जाएगा 120 प्लस x बराबर 180। तो 2x बराबर 60 डिग्री, तो x बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिला, x का मान 30 डिग्री, यानी Q कितना है 30 डिग्री, R कितना है 30 डिग्री। तो ऑप्शन हो गया हमारा 120 का C। नेक्स्ट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x बराबर बटे x का मान क्या होगा। तो देखिए, इसको पहले हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x बटे में x, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 माइनस b टू द पावर x माइनस 1। जब ये -1 ये जो दिख रहा है ये प्लस हो जाएगा इससे, और ये 1 मिलके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने इसको संतुलित करने के लिए ऐसा किया है, बटे में x। फिर लिमिट के नियम के अनुसार क्या करेंगे, हम बटे में जो है उसको हम बांट देंगे अलग अलग। तो ये हो जाएगा a टू द पावर x माइनस 1 बटे में x माइनस b टू द पावर x माइनस 1 बटे में x। ये इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं। फिर इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बटे में x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 b टू द पावर x माइनस 1 बटे में x। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसका लिमिट हो जाएगा log e बेस e टू द पावर a माइनस log b टू द बेस e। आपको पता है log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a बाई b। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा b। नेक्स्ट देखते हैं, शांति और समझौते के लिए वर्ष 2009 का महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार विजेता इसमें से कौन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आंग सान सू की। म्यांमार की प्रसिद्ध लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की को अहिंसक तरीके से लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते हुए वर्ष 2009 के
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखना है कि आंग सान सू की को वर्ष 1991 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। गांधी शांति पुरस्कार क्या है भारत सरकार के द्वारा? तो यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 1995 से महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। हाल ही में वर्ष 2021 का जो पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था। नेक्स्ट है 2011 को जनगणना में फोटो, अंगुली के निशान और आँख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 15 वर्ष। 2011 की जनगणना के साथ साथ देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों का बायोमेट्रिक डेटा जैसे कि फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन इकट्ठा करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अगस्त 2010 में किन 6 राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के समकक्ष संस्थान बनाने का निर्णय लिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड। तो देखिए ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSSY के तहत अगस्त 2010 में केंद्र सरकार ने 6 राज्यों में नए एम्स जैसे अस्पताल और शिक्षण संस्थान बनाने की मंजूरी दी थी। ये शहर जो थे एक पटना था, रायपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद ऋषिकेश। नेक्स्ट है अगस्त 2010 को नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक धनी बताया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कांग्रेस को। नेक्स्ट है 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 में कौन सी दलीय उपलब्धि सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बिहार 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला था। जेडीयू ने 2005 की तुलना में 27 सीटें अधिक जीती थी और बीजेपी ने 36 सीटें अधिक जीती थी। विपक्ष में आरजेडी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था और उसकी 32 सीटें कम हो गई थी और इसलिए ये हमारा विकल्प जो सी है वो सही होगा। ये ध्यान रखना है कि बिहार में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 243 सीटें हैं। नेक्स्ट है हाल ही में पानी के अंदर हुई एक बैठक ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। यह बैठक किनके द्वारा की गई थी? तो यह आंसर होगा ऑप्शन डी एक देश के मंत्रिमंडल द्वारा जो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि को किसी देश के लिए विपदा बताना चाह रहे थे। ये किसका था? तो ये मालदीव की अंडर वाटर कैबिनेट बैठक थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पत्रिका न्यूज वीक द्वारा 2010 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों को सूची में फिनलैंड प्रथम था। तो भारत का क्रम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 78। नेक्स्ट है दुनिया के विश्वविद्यालयों के अकादमिक क्रम 2010 में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय का था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हार्वर्ड विश्वविद्यालय USA। नेक्स्ट है किस देश की संसद ने 14 सितंबर 2010 को कानून बनाकर बुर्का को प्रतिबंधित कर दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस को। फ्रांस की संसद सीनेट ने 14 सितंबर 2010 को सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने वाले कपड़ों जैसे कि बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को भारी बहुमत से पारित किया था। नेक्स्ट है श्री अर्जुन मुंडा ने 11 सितंबर 2010 को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 81 सदस्यीय विधानसभा के कितने विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 45। नेक्स्ट है श्री PJ थॉमस जो 7 सितंबर 2010 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए थे वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस राज्य के संगठन के अधिकारी थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट है 16वें एशियाई खेल 2010 में भारत की उपलब्धियों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? पहला क्रम दिया है तो क्रम क्या था? भारत का 6ठा क्रम था। उसके बाद स्वर्ण पदक तो कितने थे? 14 थे। रजत पदक कितने थे? तो ये 17 थे और कांस्य पदक 33 थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2010 पाने वाली प्रथम महिला सुश्री शोभा तोले किस संस्था से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR मुंबई। नेक्स्ट है किस भारतीय को विश्व राजनेता सम्मान 2010 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत ने कुल 101 पदक जीते। इनमें से टीम खेल महिला और पुरुष को क्रमशः कितने पदक मिले? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2 टीम इवेंट्स थे 2 पदक, महिला एथलीट को 35 पदक और पुरुष एथलीट को 64 पदक मिले थे। टोटल 101 पदक मिले।
नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 8,29,29,509। और 2011 के हिसाब से कितना है? तो 10,40,99,452। नेक्स्ट है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हाजीपुर। भारतीय रेलवे के 19 मंडल जोन में से एक प्रमुख जोन है ये। इसका आधिकारिक मुख्यालय बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में स्थित है। इस जोन की स्थापना का निर्णय 1996 में लिया गया था, लेकिन इसे पूरी तरीके से 8 सितंबर 2002 से कार्य करना प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल आते हैं: सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और धनबाद। बिहार में स्थित यह एकमात्र रेल जोन का मुख्यालय है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन होगा पटना में ये स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और दक्षिण बिहार सूखा के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी का प्रभाव उत्तर बिहार में है, जिसकी वजह से ये बाढ़ आते रहते हैं। और भी नदियां हैं जैसे कि गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान आदि क्षेत्रें भारी मात्रा में पानी और गाद लेकर उत्तर बिहार के मैदानी भाग में आती है, जिससे वहाँ भयानक जल भराव हो जाता है। नेक्स्ट है बिहार में यद्यपि जमींदारी सैद्धांतिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधान जाति के हिंदू, अपर कास्ट हिंदूज। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत सैद्धांतिक रूप से वर्ष 1952 में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6। कौन कौन से? आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। विभाजन पूर्व का मतलब क्या है? झारखंड के अलग होने से पहले, यानी 15 नवंबर 2000 को बिहार के विभाजन से पहले राज्य में औद्योगिक विकास की देखरेख के लिए 6 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ कार्यरत थे। इसमें से 3 आदित्यपुर, बोकारो और रांची वर्तमान झारखंड में चले गए हैं, और शेष 3 जो है पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर वर्तमान बिहार में स्थित है। वर्तमान में बिहार के सभी औद्योगिक क्षेत्रों का विनियमन जो है वो बियाडा करता है। बियाडा मतलब बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। बियाडा के तहत वर्तमान में 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं: पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा NH2 पर स्थित नहीं है? शहरी राष्ट्रीय राजमार्ग 2, इसका मतलब ये NH2 का मतलब शहरी राष्ट्रीय राजमार्ग 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पटना। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है, जिसे ऐतिहासिक रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता था। ये बिहार के दक्षिण हिस्से से होकर गुजरता है, तो यहाँ पे पटना स्थित नहीं था। नया नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से अब इसे NH-19 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए काठमांडू, जो कि नेपाल में है, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची। नेक्स्ट है योजना आयोग ने 1993 से 94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया था। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 55%। 1993-94 में योजना आयोग द्वारा लक्कड़वाला समिति की सिफारिश के आधार पर जारी किए गए गरीबी के आंकड़ों के अनुसार बिहार में गरीबी रेखा से नीचे की रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत लगभग था 54.96%। उस समय बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में शीर्ष पर था। नेक्स्ट है बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क EPIP। EPIP योजना क्या है? तो ये केंद्र राज्य सरकार के सहयोग से शुरू की गई एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे औद्योगिक पार्कों का निर्माण करना था जहां निर्यात किए जाने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय बिजली, पानी, सड़क और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। बिहार के हाजीपुर में इस पार्क की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जनरेशन के लिए। दूर संचार की दुनिया में G का मतलब जनरेशन यानी पीढ़ी होता है, 2G का अर्थ है सेकेंड जनरेशन। तो देखिए 1G में क्या था? 1G में था एनालॉग वॉइस कॉल। फिर आया 2G में क्या था? डिजिटल वॉइस कॉल प्लस SMS। फिर आया 3G में क्या हुआ? तो मोबाइल इंटरनेट आया। इसमें मोबाइल इंटरनेट प्लस वीडियो कॉलिंग आया इसमें।
उसके बाद आया 4G जो कि अभी भी चल रहा है। ये हाई स्पीड डेटा इंटरनेट है प्लस वोल्टी है। उसके बाद 5G जो कि धीरे धीरे पहुंच रहा है। ये है अल्ट्रा हाई स्पीड प्लस लो लैटेंसी। नेक्स्ट है टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी टाटा नगर। टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये भारत का पहला निजी क्षेत्र का लोहा और इस्पात कारखाना है। यह झारखंड जो कि उस समय बिहार में था के टाटा नगर में स्थित था। नेक्स्ट है संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा किस दल से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कजगम। नेक्स्ट है कांग्रेस ने प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्वशासन सुनिश्चित करना। वर्ष 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो इसके विरोध में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के साथ साथ स्वशासन या सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज्य की मांग को लेकर प्रस्ताव की नींव रखी गई थी। इसके ठीक अगले वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने के मंच में पहली बार आधिकारिक रूप से स्वराज शब्द का नारा दिया गया था। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स याद रख सकते हैं कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कांग्रेस मंच से पहली बार किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब आया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।